हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सेट के क्वेश्चन किए थे। समुच्चय हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, अंतिम में जब हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम कई ढेर सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे तो समुच्चय का रिवीजन एक बार फिर से हो जाएगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, संबंध एवं फलन। ठीक है, तो संबंध एवं फलन जिसको रिलेशन एंड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, और इसमें समुच्चय का खूब ढेर सारा इस्तेमाल करेंगे हम। तो चलिए, संबंध एवं फलन पढ़ने से पहले एक हम टर्म के बारे में जानते हैं, क्रमित युग्म जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर या इसको बोलते हैं भैया क्या? क्रमित युग्म। ठीक है, क्या होता है पहले इसके बारे में जान लें, उसके बाद ठीक है। जैसा कि नाम से ही भाई नाम से ही आपको पता चल रहा है, युग्म मतलब क्या? दो। ठीक है, पेयर देखिए ना, दो। तो ये क्या होता है? दो नंबर्स होती हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तुएं हो सकती हैं, उनको क्या एक पेयर बनाकर लिख देना है। और क्या? ऑर्डर्ड मतलब क्रमित, मतलब वो उनमें क्रम का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। जैसे कि देखिए, अगर हमने A, B लिख दिया, क्या A, B, ठीक है, ये क्रमित युग्म है। और ये देखिए, इसमें क्रम का महत्व है। पहला घटक क्या है? पहला एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट B है। ठीक है, तो भाई अगर हम B, A लिख दें तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई हमने क्रम चेंज कर दिया, तो ये क्रमित युग्म कहलाता है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल से सिखाएं, ठीक है, देखिएगा, एग्जाम्पल से अगर हम आपको सिखाएं तो जैसे आप कार्टेशियन प्लेन में जब आप किसी पॉइंट को दर्शाते थे, भाई कार्टेशियन प्लेन होता था x और y, इसमें किसी पॉइंट को अगर आप दर्शाते थे, दिखाते थे, ठीक है, तो जैसे हमने एक पॉइंट कह दिया 1, 2, ठीक है, और एक पॉइंट कह दिया 2, 1, ठीक है, तो देखिए कैसे 1, 2 और इधर भी 1, 2, तो 1, 2 यहाँ कहीं आएगा, और 2, ये क्या है? 1, 2 है, और ये क्या है? 2, 1 यहाँ कहीं आएगा। देखिए 2, 1 यहाँ आएगा। तो देखिए ना, हमने क्या किया? हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। जैसे ही हमने ऑर्डर को चेंज किया, ये क्या हो गया? इनकी पोजीशंस बदल गई, जिससे कि क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या भैया? ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में, या यूँ कहें कि कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, क्रमित युग्म है, उसमें क्रम का या यूं कहें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। बट अगर आप इसी को समुच्चय में लिखते, देखिए अभी समुच्चय पढ़कर आए, मान लीजिए इसमें दो नंबर्स हैं, कौन सी? A, B है कोई, ठीक है। अब हमने इसमें आपको बताया था कि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता, तो आप इसको क्या, चाहे A, B लिखते, चाहे B, A लिखते, तो भाई ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, दोनों समुच्चय इक्वल होते हैं। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। क्या भैया? ये एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और ये एक देखिएगा, और ये इक्वल नहीं था ना भाई, 1, 2 नॉट इक्वल टू 2, 1, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, बात समझ में आई कि ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिएगा, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब हो सकते हैं? ठीक है, देखिएगा, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमने मान लिया, एग्जांपल से समझते हैं ताकि टाइम कम लगे और काम जल्दी हो जाए। टू ऑर्डर्ड पेयर्स हमने मान लिया, A, B एंड C, D, ठीक है, आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल एक कंडीशन पर। क्या? इसके पहले घटक से इसका पहला घटक इक्वल हो, और इसके दूसरे एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट इक्वल हो। एलिमेंट कहिए, कंपोनेंट कह लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर पहला कंपोनेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, और पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी सिर्फ इसी केस में ऑर्डर्ड पेयर्स आपके क्या होंगे? दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे। ठीक है, नोट करेंगे, इसको नोट करिए। चलिए भाई, अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको कार्तीय गुणन भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कार्तीय गुणन होता क्या है? ये बेसिकली दो, क्या भैया, दो समुच्चयों का गुणन है। ठीक है, दो समुच्चयों के गुणन से क्या प्राप्त होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होता है। ठीक है, देखिएगा, या यूं कहें कि ऑर्डर्ड पेयर्स का, क्रमित युग्मों का समुच्चय प्राप्त होता है। ठीक है, देखिएगा, ये बेसिकली है क्या, जैसे अगर आपने दो सेट ले लिए, ठीक है,
दो सेट हमने कह दिए कि P एंड Q हमारे क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट है। क्या, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट, P के एलिमेंट और Q के एलिमेंट से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं उन सभी का समुच्चय ही क्या कहलाएगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को भैया ऐसे दिखाते हैं P क्रॉस Q से। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आपको यहाँ डिफिनीशन से ज़्यादा खास मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि बस उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की। देखिए P क्रॉस Q, मान लीजिए आपका जो P है वो कुछ ऐसा है। P हमने बोल दिया कि ये है 1 2 3। ठीक है, और Q के लिए हमने बोल दिया कि ये है A, B। ठीक, अब हमको निकालना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो भैया इसके दोनों की हेल्प से हम कितने ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं उन्हीं को क्या बोल देंगे, उन्हीं का समुच्चय क्या कहलाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन। तो देखिए जरा, अगर हम P को इधर लिख लें या डायरेक्ट हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना शुरू करें, चलो देखते हैं। P क्रॉस Q, देखिए कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 का किसके साथ, A के साथ बन सकता है, 1 का B के साथ, 1, A 1, B। एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, देखिए 2 के साथ A और 2 के साथ B भी बन सकता है, तो 2, A और 2, B। ठीक है, अभी देखिए 3 के साथ A और 3 के साथ B भी बन सकता है, 3, A और 3, B। देखिए इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, इतने ही क्रमित युग्म P और Q की हेल्प से यहाँ बन सकते हैं कि नहीं भाई। इसके अलावा कुछ और आपके मन में हो कि भाई कुछ और कर दें, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इतने ही बन सकते हैं। ठीक है, यही अगर हम ये कर देते, देखिएगा ध्यान से, अगर हम Q क्रॉस P कर देते, ध्यान दीजिएगा, अगर हम Q क्रॉस P कर देते तब क्या होता। देखिए जैसे ही आप Q क्रॉस P किए तो Q वाले एलिमेंट पहले हो जाएंगे। यहाँ देखो P क्रॉस Q था तो P के जो एलिमेंट थे 1 2 3 वो उस ऑर्डर्ड पेयर में पहले आते थे, 1 1 2 2 3 3। देखो, और Q बाद में था तो Q के एलिमेंट्स, Q के जो अवयव हैं वो बाद में आते थे। लेकिन यहाँ Q क्रॉस P है, इसका मतलब Q के अवयव पहले आएंगे। तो A के साथ, अब A के साथ कितने बन सकते हैं, A1 बन सकता है, A2 बन सकता है, A3। लिख लो, A1 A, 2 A, 3। ठीक है, अब B के साथ 1 2 3, तो भैया B, 1 B, 2 और क्या B, 3। ठीक है, इससे एक बात ये भी पता चलती है कि भाई P क्रॉस Q, ठीक है, इसमें देखिए कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बने, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्मों की संख्या तो इक्वल है, बराबर है, लेकिन क्या क्रमित युग्म आपके बराबर हैं, तो आंसर है नहीं। तो इसका मतलब P क्रॉस Q क्रॉस P के इक्वल नहीं होगा। तो चलिए इसकी डिफिनीशन अगर कुछ ऐसा लिखें, तो भाई हमने कह दिया कि P क्रॉस Q हमारा क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, क्या है, ऑर्डर्ड, सॉरी कुछ मार्कर में प्रॉब्लम है। देखिए हमने कह दिया P क्रॉस Q है। ठीक है, तो P क्रॉस Q हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें क्या आएंगे, 2 अवयव आएंगे, सॉरी 2 अवयव नहीं आएंगे, इसमें क्या आएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। मान लो इन जनरल ऑर्डर्ड पेयर x, y ले लिया हमने, क्या ले लिया, x, y। अब x और y के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो भैया x क्या है, ये पहला एलिमेंट है ना, तो पहले समुच्चय से बिलोंग करेगा, और y दूसरा अवयव है, तो दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरे समुच्चय, दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ x जो है बिलोंग्स टू P सेट P, कॉमा या एंड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंड y बिलोंग्स टू सेट Q, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसकी डेफिनेशन। लेकिन अगर यही हम Q क्रॉस P कर दें, क्या Q क्रॉस P कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, देखना भाई, अगर x बिलोंग करता है P से और y बिलोंग करता है Q से, तो अब यहाँ क्या y, x बन जाएगा। चेक कर लो भाई, क्या ऑर्डर्ड पेयर्स चेंज हो गया ना, 1, A था तो A, 1 हो गया, 1, B था तो देखिएगा B, 1 हो गया, चेंज हो गया ना। तो x y आ रहा था तो y x आएगा, और चीजें सेम होंगी। क्या, जो y होगा वो बिलोंग करेगा क्या, Q से, देखो यहां भी करता था, एंड x जो है बिलोंग करेगा P से।
क्लियर है क्या? और एक बात और, क्या हमने अभी देखा कि दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं होगा, तो P क्रॉस Q शुड नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर हमने कह दिया, ठीक है, यही लिख देते हैं, बट इफ, हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया कि नहीं P क्रॉस Q इक्वल है Q क्रॉस P, ठीक है, अगर ऐसा कह दिया देन देखिएगा, अच्छा, देन आप कह सकते हो कि जो P सेट है वो Q सेट के इक्वल होगा, तभी ये कंडीशन बनेगी। क्या भैया, ये इसको नोट कर लीजिएगा, P क्रॉस Q क्रॉस P के इक्वल नहीं होता है, लेकिन अगर P क्रॉस Q क्रॉस P के इक्वल दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये दो का दोनों सेट कैसे हैं, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसी में अब अगर हम आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, या सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम ये कह दें कि नंबर ऑफ एलिमेंट है P में, ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, सेट P में नंबर ऑफ एलिमेंट है, हमने कह दिया M, ठीक है, और सेट Q में नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या, N, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट Q क्रॉस P, और ये दोनों बराबर किसके होंगे, M क्रॉस N के। चेक करो, इससे पहले वाला जो एग्जांपल हमने कराया था भाई, हमने दिखाया था कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या यूं कहें कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्रमित योग में बराबर आए थे, और वो कितने, M क्रॉस N के इक्वल आते हैं, सो M इंटू N के इक्वल आते हैं, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। अगर इसमें m है, नंबर ऑफ एलिमेंट या अवयवों की संख्या m है, और इसमें अवयवों की संख्या n है, तो इसमें p क्रॉस q में अवयवों की संख्या m क्रॉस n, मतलब m इंटू n के इक्वल होगा। नोट करेंगे इसको, नोट करिए। चलिए इसी में एक पॉइंट और लिखाते हैं, ठीक है, ये हटाइए, हटा रहे हैं, देखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए इसी में, ठीक है। चलिए, अगर हम आपसे ये कहते हैं कि ये जो दो सेट का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कार्तीय गुणन निकाल रहे हो, इनमें से कोई एक सेट इम्पटी सेट हो जाए, ठीक है, इफ अगर P और Q, इफ सेट P और Q इज नल सेट, क्या हो जाए, नल सेट, देन जो नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे P क्रॉस Q में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या यूं कहें कि P क्रॉस Q का जो सेट बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम आपसे कह दें कि इफ P और Q इज अ इनफाइनाइट सेट, अगर इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट हो जाता है, देन P क्रॉस Q इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई, अभी हमने देखा कि P क्रॉस Q हमारा क्या आया, हमने लिख दिया तो x कॉमा वाई, ठीक है, x बिलोंग कर रहा है P से और y बिलोंग करेगा किससे, Q से। कहने का मतलब क्या है कि जो पहला अवयव होगा वो पहले सेट से, दूसरा अवयव दूसरे सेट से होगा। क्लियर है बात। यहीं अगर P और Q कैसे हो, रियल नंबर से इसको हम रिप्लेस कर दें, कहने का मतलब R कह दें कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, या क्या कह दें कि R से हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बता रहे हैं। भाई हमने इससे पहले वाली क्लास में समुच्चय में पढ़ा था कि R का मतलब क्या होता है। तो अगर हम ये कह दें कि R क्रॉस R निकालिए, क्या, R क्रॉस R, या यूं कह दें कि R स्क्वायर, ठीक है, तो देखिएगा इससे भी क्या ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, x कॉमा वाई, ठीक है, और x और y दो का दोनों बिलोंग करेगा रियल नंबर से। चेक कर लो भाई, इतनी बात क्लियर है। लेकिन अब देखिएगा, ये जो x कॉमा वाई आया है ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन सभी को क्या शो करेगा, क्या, सोज
all the coordinates of 2D plane, मतलब 2 डायमेंशन प्लेन में जितने भी कोऑर्डिनेट्स, जितने भी निर्देशांक बनेंगे उन सभी को ये शो करेगा अगर आपके दो का दोनों समुच्चय कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। चलिए ऑर्डर्ड पेयर की बात की है, अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, थोड़ी सी बात। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, चलिए ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। मान लीजिए आपने अभी क्या दो का मल्टीप्लाई कर रहे थे, दो समुच्चयों का, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था, मतलब क्रमित युग्म बन रहा था। लेकिन अगर आप 3 समुच्चयों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा, क्रमित त्रिक बनेगा या त्रिक क्रमित, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, क्या भैया, क्रमित त्रिक, ठीक है। कहीं कहीं क्रमित त्रिक के साथ युग्म में भी लिखा रहता है, बट वो हमारे हिसाब से उतना सही नहीं है, क्योंकि भाई युग्म में कह दिया तो पेयर हो गया, लेकिन यहाँ तो ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम आपसे कह दें कि 3 सेट हैं, क्या, ए बी एंड सी, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, कैसे, 3 नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब इनका हमने कह दिया मल्टीप्लाई करिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या बनेगा, अभी तक क्या 2 का मल्टीप्लाई करते थे तो ऑर्डर पेयर, लेकिन अब यहां बनेगा ऑर्डर ट्रिपलेट। हमने कह दिया ए कॉमा बी कॉमा सी बना, ठीक है। और इस ए बी सी के बारे में बता दिया, क्या, ए जो है वो बिलोंग करता है कहां से, इस सेट ए से, क्या, इस सेट ए से, ठीक है। और ये जो बी सेकेंड एलिमेंट जो है बी, ये बिलोंग करेगा किससे, सेट बी से। और ये जो थर्ड एलिमेंट, तीसरा अवयव है सी, ये बिलोंग करेगा क्या, सेट सी से, ठीक है। ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, ध्यान रखिएगा, ये बिलोंग करेगा सी से, ठीक है। ऐसा होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। क्लियर है। देखिएगा, अगर हम आपको बनाकर दिखाएं, अगर आपको एग्जाम्पल जानना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लो ए हमने दे दिया क्या है, 1 2 है, बी हमने कह दिया कि भैया हमारा क्या है, ए कॉमा बी है, ठीक है। और अगर हमने सी कह दिया, सी कह दिया, मान लो सिर्फ 9 कह दिया, एक ही एलिमेंट रखते हैं, छोटा रखते हैं, जिससे कि आपको बताने में यहाँ थोड़ी सी, बस आपको समझाना है, आसानी हो बस। देखिएगा ध्यान से, इसको हटा देते हैं। देखिएगा, अब हमारे पास ए में है 1 2, देखिए ये है ए 1 2, बी है, ठीक है, बी है ये क्या, ए और बी, और सी है हमारा क्या, देखिएगा 9 है, दिख रहा है। चलो अब हमको क्या ट्रिपलेट बनाना है। देखिएगा 1 के साथ कौन कौन बन सकता है, 1 के साथ ए और बी बन सकता है भाई, 1 के साथ ए भी बन सकता है, बी भी, ठीक है। अब भी देखिएगा, जब आप 1 के साथ ए लिए हो, क्या लिए हो, ए लिए हो, ठीक है, तब आपका इसके साथ 9 भी तो बन सकता है। तो पहला ट्रिपलेट मिला क्या, 1 ए 9, ठीक है। ये ए और 9 में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, चलो आप कंफ्यूज नहीं हो गए। अभी देखो, जब 1 के साथ बी लिया, क्या 1 के साथ बी लिया, तो इसके साथ फिर 9 लेना पड़ेगा, 9 ले लिया, ठीक है, एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया। जरा ध्यान से देखो, ये तो 1 के साथ था, अब यही काम हम किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भाई जब आप 2 के साथ बनाने चले तो 2 के साथ एक बार ए लोगे और 2 के साथ एक बार बी लोगे कि नहीं लोगे, और यहां फिर ए के साथ 9 और बी के साथ फिर 9 आएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, 2 ए एक बनेगा और ए के साथ फिर 9 ले जाएंगे, ठीक है। अभी देखना, 2 के साथ बी बनेगा और क्या, फिर बी के साथ क्या है, 9 जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, बताओ, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 हमारे कितने ट्रिपलेट बने, सॉरी हाँ ट्रिपलेट, कितने ट्रिपलेट बने, 4 ट्रिपलेट बने। क्यों बने, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ जो अवयवों की संख्या थी वो क्या थी, 2 थी, यहाँ जो अवयवों की संख्या थी वो भी 2 थी, और यहाँ जो अवयवों की संख्या थी एनसी जिसको बोल देंगे, ठीक है, वो 1 थी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने अवयव आएंगे, या यूं कहें कितने ट्रिपलेट आएंगे, वो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 1, जो कि आएगा कितना, 4 आएगा। तो गिन कर देख लो कितने, 1 2 3 4 ही तो बने।
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, अब देखो A क्रॉस B क्रॉस C को लिखेंगे कैसे, A क्रॉस B क्रॉस C, ये तो हमारे ट्रिपलेट बने, अब इनको समुच्चय के रूप में लिख लें, क्यों भाई, यही तो है, जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट बनेंगे उनका समुच्चय ही क्या A क्रॉस B क्रॉस C आएगा। ठीक है, चलो 1 A 9 1 A B 9, ठीक है, दिख रहा है उधर, चलो अब नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं 2 A 9 और क्या 2 B 9, ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, नोट करिए। चलिए इसी में एक छोटी सी बात और रह गई है, उसको भी हम आपको बता देते हैं, नोट करिए, बताएं जल्दी, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये जो A इंटू B इंटू C हमने कह दिया, क्या भाई हमने कह दिया क्या बनेगा, हमने कह दिया जो A इंटू B इंटू C, इसकी जगह क्या ले लें, रियल नंबर ले लें, क्या R से रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्या लिख देते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर लें। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की, तो R क्रॉस R, इसी को लिख देते हैं R की पावर 3, इसका मतलब समझ जाना चाहिए, लिखा रहा चाहिए, बात एक ही है। इससे भी क्या बनेगा, ट्रिपलेट ही तो बनेगा। ठीक है, ट्रिपलेट का समुच्चय, तो देखिएगा x, y, z हमने कह दिया इन जनरल ट्रिपलेट, और ये जो तीन का तीनों हैं x, y, z, ये तीन का तीनों रियल नंबर से ही तो बिलोंग करेंगे, किससे, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ध्यान से देखो, जब भी आपको 3D प्लेन में कोई पॉइंट चाहिए होता था तो ऐसा ही तो मिलता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है all the coordinates of 3D plane। क्लियर है, जैसे R क्रॉस R 2D प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता था, वैसे ही R क्रॉस R 3D प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। नोट करेंगे इसको। चलो बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग संबंध के बारे में। संबंध क्या होता है, तो देखिए बेसिकली रिलेशन जो होता है आपका R, वो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास A और B, ठीक है, दो आपके पास क्या नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो जो आपका रिलेशन R होता है वो क्या सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या भैया, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इस रिलेशन को दिखाते कैसे हैं, देखिएगा, इस रिलेशन को ऐसे दिखाते हैं, फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B, मतलब समुच्चय A से समुच्चय B में रिलेशन। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो हमने आपको बताया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्तीय गुणन होता है, उसका ये सबसेट उप समुच्चय होता है। तो ये होता कैसे, ये समझिएगा, ये उप समुच्चय आता कैसे। एक्चुअल में हम करते क्या है, हम समुच्चय A और समुच्चय B, इन दोनों के अवयवों के बीच में एक रिलेशन बता देते हैं, एक संबंध बता देते हैं कि इन दोनों के अवयवों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, उन्हीं संबंध के आधार पर एक हम सबसेट निकालते हैं, या यूं कहें कि एक कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का। ठीक है, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को, संग्रह को क्या भैया रिलेशन बोलते हैं, या यूं कहें उनके समुच्चय को। ठीक है, जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। मान लीजिए हमने क्या कहा आपको कि एक सेट A है जो कि है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा है। सेट B हमने कह दिया, ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, और हमने इसके बीच में एक रिलेशन बता दिया। क्या हमने रिलेशन बताया। अब देखिए रिलेशन में भी क्या आते हैं, क्रमित युग्म में ही तो आते हैं। तो जो रिलेशन का जब आप सेट बनाएंगे समुच्चय, एक्चुअल में क्या A क्रॉस B क्या है, जितने भी संभव क्रमित युग्म में बनते हैं ए समुच्चय A और समुच्चय B से, ठीक है, उनका क्या समुच्चय ही तो A क्रॉस B है, कार्तीय गुणन है। ठीक, अब ये उसका सबसेट है, उप समुच्चय। इसका मतलब ये क्या, ये भी होगा क्या, एक समुच्चय ही होगा। ठीक है, किसी खास प्रकार के क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा वो अलग बात है, लेकिन क्रमित युग्मों का समुच्चय ही होगा। तो भाई इसमें भी क्या दो आएंगे, x और y। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा। इन जनरल ऑर्डर्ड पेयर हमने x और y ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने x और y के बारे में थोड़ा सा बताया। क्या बताया कि y बराबर, जैसे हमने बता दिया x + 1 है,
क्या भैया, y बराबर x प्लस 1 है, एक रिलेशन बता दिया। यही बात हम कह रहे थे कि हम इसके और इसके अवयवों के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। और हमने बता दिया क्या, x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से, ठीक है। कहने का मतलब क्या, x समुच्चय a का अवयव है और y समुच्चय b का अवयव है, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब देखते हैं। अब हम क्या देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम समुच्चय बनाना चाहें, देखिए y इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। अगर हम, ये रिलेशन है हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना आएगा, 2 आएगा, बता दो क्या भैया, y 2 आएगा। क्यों, y बराबर x प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। x बराबर क्या लेते हैं 2 तो y 3 आ जाएगा। x बराबर क्या ले लें 3 ले लें तो y 4 आ जाएगा। अगर x बराबर 4 ले लें तो y 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर x बराबर कितना 5 ले लें तो y 6 आ जाएगा। बताओ, और उसके बाद तो है ही नहीं, 5 के बाद तो लेंगे नहीं। तो हमारे पास कितने क्रमित युग्म बने, जरा देख रहे हो, 1,2, 2,3, ठीक है, और क्या 3,4, 4,5, ठीक है, 5,6, ठीक है। इतने क्रमित युग्म बने। अब इन्हीं का क्या बना दे, समुच्चय बना दे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा भैया। क्या, वही हमारा रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर हमको ये रिलेशन दिखाना हो, ये r, ठीक है, ये r दिखाना हो तो ये क्या, समुच्चय बना दीजिए इन्हीं क्रमित युग्मों का। क्या, 1,2 लिख दीजिए, उसके बाद क्या कॉमा लगाइए 2,3, उसके बाद क्या 3,4, फिर 4,5 और 5,6। देख लो, इतने ही तो हैं, इतने ही तो रिलेशन बने हैं, चेक करो, इतने ही तो रिलेशन बने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये आ गया हमारा, ठीक है। अभी देखो, ये जो फॉर्म थी, रिलेशन ये भी बताता है, रिलेशन ये भी बताता है, ठीक है। संबंध दो का दोनों बताते हैं, लेकिन रिलेशन 3 तरीके से बताए जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो आपका क्या है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ये यूं कहें कि रिलेशन बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। कौन सी है भैया, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, समझ में आया। और एक होता है वेन आरेख, सॉरी वेन आरेख बोला, तीर आरेख, ठीक है, गलती से वेन आरेख निकल गया, ठीक है। तीर आरेख, तीर आरेख में क्या करते हैं, देखिएगा, इस समुच्चय ए से, देखिएगा ध्यान, उधर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, उधर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा इधर भी लिख लेंगे, ठीक है। देखिएगा, तीसरा मेथड क्या है, तीर आरेख से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम थोड़ा से, चलो यहाँ कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे ये रहा A, ये रहा हमारा B, तो इनके बीच में एक रिलेशन हमने R डिफाइन किया है। क्या, इनके बीच में एक रिलेशन R बताया है। एक एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये बना। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब हमने देखा कि 1 का 2 के साथ बनाना रिलेशन, तो 1 का 2 के साथ तीर आरेख। क्लियर है, 2 का 3 के साथ बना है, देखो ध्यान से, 2 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ बना। ये तीर आरेख है। 3 तरीके से रिलेशन, क्या, एक तो सेट बिल्डर वाली फॉर्म हो जाती, ठीक है, एक हो जाती रोस्टर फॉर्म, एक तीर आरेख। 3 तरीके से आप किस रिलेशन को दिखा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो रिलेशन क्लियर हुआ। पहली बात तो रिलेशन है क्या, उप समुच्चय है। क्या, किस, उन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय है। और ये उप समुच्चय आता कैसे है, हम इन दोनों समुच्चयों को के या इन दोनों सेट के अवयवों के बीच, ठीक है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देते हैं या डिस्क्राइब कर देते हैं। कहने का मतलब, इन 2 सेट्स के अवयवों के बीच में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने से जो हमको एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं। देखिए भाई, ये जो टर्म था, यही तो x और y के बीच में रिलेशन बता रहा था कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब y x से एक बड़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये रिलेशन बता रहा था और इसी के हेल्प से हमने क्या, ये निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान दो, अगर a और b का कार्तीय गुणन निकालना होता तो देखो, यहाँ 5 और यहाँ 6, मतलब
30 ऑर्डर्ड पेयर बनते, 30 क्रमित युग्म बनते, ठीक है, बनते कि नहीं, लेकिन यहाँ कितना 1 2 3 4 5 5 ही बने। क्यों? क्योंकि ये उसका उप समुच्चय है। क्या है? उप समुच्चय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। भाई अगर आप इसका कार्तीय गुणन बनाओ तो आप देखोगे उसी का एक ये पार्ट होगा। 12th में काफ़ी अच्छे से ब्रॉड से पढ़ा होगा, यहाँ थोड़ा जल्दी सिलेबस को ख़त्म करना है, इसलिए चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। अभी हमने क्या किया था, अभी एक रिलेशन हमने डिराइव किया था ए से बी के बीच में, ठीक है। ए और बी हमारे कुछ ऐसे थे, सेट, 2 सेट थे, ठीक है। इन दोनों सेट के अवयवों के बीच में, इन दोनों के इन सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करके हमने एक रिलेशन बनाया, ठीक है। चलो ये बनाया। अब देखो इसमें अब बात आती है डोमेन की, मतलब प्रांत, रेंज मतलब परास, और कोडोमेन की बात आती है। तो देखिएगा ये जो सेट बनता है, ठीक है, रिलेशन बनता है, सॉरी, ये जो रिलेशन बनता है एक्चुअल में रिलेशन में क्या है, एक प्रकार का सेट ही तो है। देखो ना, ये यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, बस है तो एक सेट ही। देखो तो जो रिलेशन होता है, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनका जो पहला एलिमेंट है, क्या पहला अवयव जो है, उनका समुच्चय ही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है या प्रांत कहलाता है। तो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो पहले एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इनका सेट ही क्या कहलाएगा, हमारा डोमेन कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर हमको यहाँ डोमेन बताना हो, भाई क्वेश्चन में आपसे एयरफोर्स में डायरेक्ट पूछता है, रिलेशन दे देगा, बोलेगा डोमेन बताओ, रेंज बताओ, को डोमेन बताओ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इस पर फोकस रखेंगे, ठीक है। चलिए डोमेन बताना है, तो डोमेन क्या, 1 यहाँ आया, 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें, भाई डोमेन मतलब प्रांत, ठीक है, रेंज की बात करें, रेंज मतलब परास, रेंज क्या होता है, परास होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेट ऑफ, क्या, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, क्या, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेकेंड, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, उनके सेकेंड एलिमेंट्स के क्या, दूसरे अवयव के क्या बनाए, समुच्चय बनाए, का समुच्चय बनाए, तो वही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो इसको लिख देता हूं, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, क्या भैया ध्यान रखिएगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन रिलेशन आर, ध्यान रखिएगा इस रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, इट्स कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन। ये डेफिनेशन नहीं याद रखनी है, मतलब ध्यान रखिए कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उनका जो सेकेंड एलिमेंट है उन्हीं का समुच्चय बना देंगे तो क्या हो जाएगा, परास हो जाएगा। तो देखिएगा रेंज अगर लिखना हो तो क्या, सेट बनाइए, चलिए यहाँ से क्या, 2 3 4 5 6, ध्यान से देखो 2 3 4 5 6, क्लियर है, ठीक है। चलो रेंज हो गया। अब आते हैं कोडोमेन के बारे में, तो प्रांत हटा देते हैं, कोडोमेन लिखते हैं। चलिए नोट कर लिया ना, क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से होंगे, परेशान नहीं होना इसमें ज़्यादा, ठीक है। ये होता है सह प्रांत, क्या होता है भैया, सह प्रांत, ठीक है। चलिए ये क्या होता है, ये जो सेट बी होता है ना, ये सेट बी मतलब ये जो बाद वाला सेट होता है, यही हमारा क्या होता है, सह प्रांत होता है, कोडोमेन, ठीक है। द सेट बी, क्या, द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। अब देखिएगा ध्यान से, यहां हमने ए टू बी लिखा है,
ठीक है, क्या लिखा है भाई, A to B लिखा है, तब तो आप कहोगे सर ठीक है B वाला। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें, अगर हम A to A लिख दें, क्या A to A, तो ध्यान रखिएगा ये जो लास्ट वाला होता है भले यहाँ दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन होगा यही, ठीक है। तो यहाँ जब सेम है तो कोई भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, जब सेम ही है तो ध्यान रखिएगा इस बात से। तो अच्छा एक बात ये बताओ, चलो अब सेट बी में क्या है एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा जो हमारा रेंज आया, परास आया, वो भी इसी का ही तो पार्ट है, देखो ना 2 3 4 5 6 इसी का पार्ट तो आएगा भाई। क्यों? क्योंकि जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं तो जो दूसरा एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट है उन्हीं का समुच्चय तो हमारा क्या था, परास था। और ये जो दूसरा अवयव आया है ये आया कहाँ से, समुच्चय बी से ही तो आया है। तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई, और ये देख हम कह सकते हैं क्या, जो रेंज होगा क्या, वो सबसेट होगा क्या, समुच्चय बी का, ठीक। अब चूंकि हम समुच्चय बी को ही कोडोमेन बोल देते हैं तो भैया कोडोमेन सीधा लिख दो भाई। देखो सेकेंड दूसरा अवयव जो है वो है हमारा ना रेंज, और दूसरा अवयव आया कहाँ से, समुच्चय बी से, मतलब ये जो दूसरा वाला समुच्चय ये इसी का तो पार्ट है। तो भैया जब रेंज क्या होगा, सबसेट होगा या उप समुच्चय होगा सेट बी का, ठीक है, तो उसी को सेट बी की जगह कोडोमेन लिख दिया। तो इसका मतलब क्या, रेंज मतलब परास जो होगी वो उप समुच्चय होगी सह प्रांत की, या रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऐसा लिख देंगे। नोट करेंगे इसको, नोट करिए। चलिए भाई देखिए, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन आर दिया हुआ है जो कि सेट ए से सेट बी में है, ठीक है। चलिए अगर अब हम आपसे कहें कि आप बताओ क्या, अच्छा एक इंफॉर्मेशन आपको और दी है कि जो ए में है, ठीक है, सबसेट सेट ए में अवयवों की संख्या है वो क्या है, पी है, और सेट बी में अवयवों की संख्या क्या है, क्यू है। हमको ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। चलो अब आपसे बोलता है कि अगर आप बताओ टोटल क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, क्या टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं इनसे ए और बी, ए से बी में, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए जो रिलेशन होता है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो पहले ये पता लगाइए कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, ठीक है। मतलब क्या, ये बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा अब देखो ए क्रॉस बी, अब अच्छा एक बात और हमने बताया था, देखो ए क्रॉस बी में अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी हेल्प से ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या हम पता लगा सकते हैं। बताओ पी इंटू क्यू होगा, हमने बताया अभी सिखाया था, ठीक है, बताओ होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, अच्छा इससे पहले वाले चैप्टर में सेट में जरा जाओ, अगर हमको क्या किसी समुच्चय ए में अगर अवयवों की संख्या दी होती थी, मान लो 3 दी है या n दी है, ठीक है, क्या दी है, 3 दी है या n दी है, कुछ भी दिया है, इन जनरल हमने ले लिया, कुछ भी लिख लो भाई, L लिख लो, M लिख लो, N लिख लो, O लिख लो, T लिख लो, चलो T लिख लिया, ठीक है। चलो T, N इसलिए हटा दिया भाई, यहाँ भी N था वहाँ भी N, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, T है। तो इसमें नंबर ऑफ जो सबसेट बनता है, क्या नंबर ऑफ सबसेट या उप समुच्चयों की संख्या वो 2 की पावर t बनता था, क्या चेक कर लो, यही तो बनता था। या 3 है, अगर a में अवयवों की संख्या 3 है तो 2 की घात 3 बनता था ना। तो अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, अब इस सेट में ये भी तो एक सेट है, एक समुच्चय ही तो है a क्रॉस b, तो इसमें अवयवों की संख्या p इंटू क्यू है, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर p इंटू क्यू। तो क्या लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर p इंटू क्यू, यही होगी क्या टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, क्या यही होगी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिलेशंस को कभी कभी रिलेशन आपको इस तरह भी लिखा रह सकता है, मतलब ए टू बी ऐसा भी लिखा रह सकता है। इसका मतलब अगर, ठीक है, या आपसे ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे भाई अभी हमने आपको रिलेशन जब लिखना सिखाया था तो हमने बताया था रिलेशन कुछ ऐसा है, यहाँ x, y लिख दिया, ठीक है, और x को बता दिया a से है और y को बता दिया b से है। भाई अगर a से b में है तो ये बताया था कि नहीं बताया था,
क्लियर है। अब इसी चीज को चलो ए बी हटा देते हैं, ठीक है, ए बी हटाते हैं, तो वो तो इन जनरल दिया था। अगर हम यहां लिख दें कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर से बिलोंग करता है, तो बात तो एक ही हुई, ठीक है। चाहे आप ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, चाहे आप ये लिख दो, इसका भी मतलब ये हुआ कि x इज रिलेटेड टू y। इसका मतलब समझिएगा, x इज रिलेटेड टू y। अगर आपको दिया है क्या, कोई रिलेशन दिया है a से b में, ठीक है, और आपको ये भी पता, यहां से ये भी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि जो x है वो बिलोंग करेगा कहां से, सेट a से, और y जो है वो बिलोंग करेगा सेट b से। क्लियर है। आपको ऐसा भी लिख कर दे सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा भी लिख कर दे सकता है, इसका भी मतलब यही है कि x इज रिलेटेड टू y, ठीक है। कहने का मतलब x और y के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन कैसा है वो तो हमको पता ही चलेगा, ठीक है। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि y बराबर x+1 एक रिलेशन था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। इतनी बात क्लियर है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, रिलेशन हमने जाना क्या होता है, उससे पहले हमने जाना ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन में भी सबसे पहले बात करेंगे भैया एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की। मतलब एम्प्टी मतलब वॉइड, जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो। चलो बात करते हैं। मान लो कोई रिलेशन ऐसा है जो कि ए टू ए में ही है, मतलब सेट ए से सेट ए में है, और ए सेट मान लो कुछ हमने दे दिया 1 2 3 4 5 ऐसा दे दिया, क्लियर, ऐसा दे दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कोई सेट ए ऐसा है, ये ए से ए में एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। कैसा रिलेशन डिफाइन किया अभी बताते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे, एम्प्टी और यूनिवर्सल, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मकसद तो यहाँ समझना है, समझ में आना चाहिए बस। कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए हमने एक रिलेशन बता दिया, क्या बता दिया, a कॉमा बी कर दिया, ठीक है। और हमने बता दिया भाई यहाँ हमने बोला a और b है, ठीक है, इसके जो इन जनरल ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि a माइनस बी इक्वल टू 10। हमने ऐसा कोई रिलेशन बता दिया, और हमने बता दिया a और b क्या, ए और बी कहाँ से हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। चलो अब हमने कहा क्या, ए कहाँ है, इसका एलिमेंट है, बी भी इसका एलिमेंट है। कहने का मतलब ए यहाँ से आएगा और बी यहाँ से आएगा। तो जरा ये बताओ, क्या हम चेक करिए, कोई ऐसा पेयर बना सकते हैं क्या कि जो a माइनस बी करें, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 10 बन जाए। कोई ऐसा पेयर बना सकते हैं कि इस वाले किसी एक एलिमेंट से इस वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या 10 बन जाए। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे ही रिलेशन को बोलते हैं क्या, इम्पटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन, ठीक है। एज नो ऑर्डर्ड पेयर, ordered pair satisfies the relation a माइनस बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बना। जब कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो इसका मतलब इसमें कितने अवयव हैं, 5, मतलब कोई अवयव ही नहीं है, ठीक है। इसी को भाई वाइड भी बोल देते हैं, वाइड रिलेशन। और एक बात ध्यान रखिएगा, वाइड रिलेशन जो होता है वो स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। क्या, स्मॉलेस्ट, और जाहिर सी बात है स्मॉलेस्ट रिलेशन ही तो होगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा और छोटा क्या हो सकता है कि कोई रिलेशन ही ना हो, ठीक है। नोट करिए, इसको नोट करिए, उसके बाद अगला, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आया होगा कि इम्पटी रिलेशन कहते किसे हैं। भाई इम्पटी रिलेशन का मतलब ये हुआ कि इसके अवयव और इन दो इसके अवयवों के बीच में कोई संबंध ही ना हो, ठीक है। यही तो बात हुई ना कि भाई नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऐसा ही तो हुआ। नोट करिए, या कहिए तो इसको लिखा भी दें, वैसे लिखाने का कोई मतलब नहीं है, लिख लीजिए। अच्छा, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज related to no related to any element
ऑफ ए। चेक कर लो भाई, यही तो बात हुई कि इसका कोई भी एलिमेंट, इसका कोई भी अवयव इसके किसी भी अवयव से क्या रिलेट ही नहीं करता, संबंध ही नहीं स्थापित करता, तो ये कैसा हो गया, वाइड हो गया, क्या इम्पटी रिलेशन हो गया। क्या इसी को बोलते हैं क्या, इम्पटी रिलेशन। चेक कर लो, नोट करिए। चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं भाई, वाइड इम्पटी रिलेशन समझ लिया, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, तो यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा कि इसके सभी अवयवों का, इसके सभी अवयवों के साथ रिलेशन बने। जैसे कि देखिए, एक रिलेशन हमने ए से ए में ऐसा डिफाइन किया है कि ए कॉमा बी, और क्या हमने कहा कि कंडीशन क्या है, मतलब रिलेशन क्या है कि ए माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या भैया, a माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉडुलस लगा है, ध्यान रखिएगा, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा ही। चेक कर लो, और हमने क्या कह दिया, a और b क्या बिलोंग करते हैं सेट a से। ठीक है, क्लियर है भाई, ये एप्सिलॉन का साइन है, दिख रहा है ना। ठीक, चलो, तो भाई अब चेक करो, इसके जितने भी पेयर्स तुम बना सकते हो, कितने बना सकते हो, 5 इधर है 5 इधर है, 25 पेयर बना सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ से देखकर समझ जाना चाहिए कि यहाँ मॉडुलस लगा है, तो मॉडुलस लगा है तो ऑलवेज पॉजिटिव। भाई अगर 5 और 4 का ले लो तो भैया, सॉरी 1 और 4 का ले लो एक कंडीशन, तो मॉडुलस क्या, मॉडुलस -3, तो ये तो 3 आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब कोई भी ले लो, कोई भी आप ऑर्डर्ड पेयर बना लो और उसमें ये कंडीशन चेक कर लो, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। तो ऐसे ही क्या, ऐसे ही रिलेशन को क्या बोलते हैं भैया, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, या यूं कहें कि एवरी एलिमेंट, क्या भैया, इसका मतलब क्या, एवरी एलिमेंट, यहां क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज related to every element of set A। सेट A के सारे एलिमेंट सेट A के सारे एलिमेंट से रिलेट करते हैं। तो भाई ये कंडीशन, तो एक बात हम कह सकते हैं, क्या बताओ, कह सकते हैं जब इसके, देखो इसके जितने भी भाई A क्रॉस A के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स उस रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उस रिलेशन के अंडर में आते हैं। तो कह सकते हैं क्या कि अगर यूनिवर्सल रिलेशन है, कैसा, यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में रिलेशन लिख दिया, तो आप कह सकते हो कि वो रिलेशन इक्वल हो जाएगा A क्रॉस A के। चेक कर लो भाई, कह सकते हैं, क्लियर है ना बात भाई। अगर A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए रिलेशन, इसका मतलब वो यूनिवर्सल है। ठीक है, और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन लार्जेस्ट रिलेशन होता है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब अगला देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसको डायगोनल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, जिसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर्स, तो अब रिलेशन है तो ऑर्डर्ड पेयर तो का सेट तो होगा ही, लेकिन इनके बीच में क्या, कैसा रिलेशन हो, A बराबर B हो जाए, क्या हो जाए, A बराबर B हो जाए, और क्या A और B दो का दोनों क्या भाई, मान लो ये A से A में है। ठीक है, यहाँ हमने क्या कह दिया, A से A में है, या यूं कह दें कि भाई तो A में बिलोंग करते हैं। चेक कर लो, ऐसा रिलेशन अगर हमने आपसे कह दिया, क्या भाई, ऐसा रिलेशन हमने आपको कह दिया, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो यहाँ ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब क्या है, यहाँ डबलेट बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, भाई दोनों बराबर है ना, 3 3 आ गया। मान लो हमने एक A जो डिफाइन किया है, ठीक है, वो कैसा है, 1 2 3 4 ऐसा है, हमने बता दिया कि 1 2 3 4 है, ये सेट A है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो आपका रिलेशन R अगर ऐसा हो कि A कॉमा B तो बने, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर तो बनना ही है, लेकिन ये दोनों बराबर हो, और ये दोनों क्या, सेट A से A में बताया तो A से बिलोंग करे। जाहिर सी बात है, अगर A से B में बताएंगे तो ये वाला A में से और ये वाला B इस वाले सेट से बिलोंग करेगा। वो तो डिपेंड करता है कि आपने रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, चलिए
तो जैसे अगर हम यहाँ से कह दें कि कोई रिलेशन ऐसा है कि जैसे 1,1 देखो 2,2 ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये बताओ ये आइडेंटिटी रिलेशन है? यस ऑब्वियस है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। चलो अगर हमने एक रिलेशन ऐसा डिफाइन कर दिया 1,1 2,2, ठीक है, और अगर हमने कह दिया 2,3, मान लो ऐसा कोई रिलेशन बना दिया, ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन हमारा बना है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो जवाब है भैया ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? यहाँ तो है 1 के बराबर, 2 के बराबर, लेकिन यहाँ क्या 2 और 3 बराबर है क्या? नहीं है। जबकि हमारा क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए ना। या यूं कहो कि आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ भाई कहीं कहीं ऐसा भी रिलेशन में लिखा रहता है सीधे से A, बनना चाहिए, जहाँ A बिलोंग करते हैं सेट A से, बस सीधा ये भी लिख सकते हो। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है सीधा ये भी लिख लो। कहने का मतलब क्या, A, लिख देने से ये हमको पता चल गया कि हाँ दोनों सेम है। वही बात इस यहाँ हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो चलो ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। नोट करिए, इसको नोट करिए। चलिए भाई अब हम देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या यूं कहें कि स्वतुल्य संबंध, ठीक है। ये कैसा संबंध होता है देखिएगा, ये एक ऐसा रिलेशन होता है कि बनता इसमें भी डबलेट है। मान लो A, A ही बनेगा, क्या बनेगा, A, A ही बनेगा, लेकिन फॉर एवरी, यहाँ एक कंडीशन लग जाती, क्या, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। कहने का मतलब ये है कि डबलेट हमारा यहाँ भी बनना चाहिए। क्या भाई, डबलेट हमारा यहाँ भी बनना चाहिए। डबलेट का मतलब दोनों सेम हो जाए, ठीक है। डबलेट यहाँ भी बनना चाहिए, लेकिन A में, ठीक है, A के जितने भी अवयव हैं भाई, इसके जितने भी अवयव हैं सारे के डबलेट बनेंगे, तभी हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे एक रिलेशन हम आपको लिखते हैं, हमने बना दिया 1,1 2,2 और 3,3। अब हमने आपसे पूछा कि बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो भाई अब जरा ध्यान से बताओ, हमने क्या कंडीशन बताई कि A के जितने भी अवयव होने चाहिए, क्या, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। कहने का मतलब A के, इस समुच्चय A के जितने भी अवयव होने चाहिए उन सबका डबलेट बनना चाहिए। तो क्या सबका डबलेट बन रहा है? देखो 4 का नहीं बना ना, 4 का नहीं बना ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या भैया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो अगला देखते हैं, एक और बनाते हैं। हमने बना दिया 1,1 2,2 3,3 4,4। चलो अब बताओ क्या अब ये रिफ्लेक्सिव है? तो यस रिफ्लेक्सिव ये है। क्यों है रिफ्लेक्सिव, जरा बताओ भाई। यहाँ 4 अवयव थे, 1 2 3 4, इन चारों के क्या बने, डबलेट बने ना, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक। चलो एक रिलेशन और हम बताते हैं, आपको बताना रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। 1,1 2,2 3,3 4,4 और 4,1, ठीक, ऐसा लिख दिया। अब बताओ अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो भाई हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जितने अवयव हैं A में उन सबके डबलेट बनने चाहिए। तो क्या चेक करो, क्या उन सबके डबलेट बन रहे हैं भाई? 1 2 3 4 सबके डबलेट हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई। 4 1 बनना, उससे क्या ही लेना हमको, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। जितने एलिमेंट्स सेट में हैं, ठीक है, उन सबके डबलेट बनने चाहिए बस, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? चलो अगर कुछ एग्जांपल लिखा है तो अब आइडेंटिटी रिलेशन की भी बात कर लेते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन कौन सा है इसमें। चलो चेक करो, आइडेंटिटी की ये रिलेशन क्या थी कि भाई जितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं सब सेम होनी चाहिए बस, ठीक है, मतलब डबलेट होने चाहिए बस, ठीक है, बस यही कंडीशन थी। तो पहला रिलेशन 1 1 2 2 3 3, तो भाई जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सब क्या है, सबके जो दोनों एलिमेंट हैं वो बराबर है, इक्वल है। तो ये आइडेंटिटी है। क्या ये आइडेंटिटी है? अब देखो इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, भाई इसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जितने क्या ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बराबर। उसके जितने अवयव हैं, दोनों अवयव वो दोनों बराबर हैं, तो ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है।
अब जरा चेक करो तीसरा, 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये ऑर्डर्ड पेयर के भी दोनों एलिमेंट बराबर हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर के क्रमित युग्म के भी दोनों अवयव बराबर हैं, इस क्रमित युग्म के भी दोनों अवयव बराबर हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर के भी दोनों एलिमेंट्स इक्वल है। लेकिन क्या इस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट इक्वल हैं? नहीं है। तो यहीं ये आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रह जाएगा, यहाँ ये आइडेंटिटी नहीं है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है, ये समझना जरूरी था, क्योंकि अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर ही क्या है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है भाई। यहाँ जब आप ये सेकंड वाला रिलेशन किए होंगे तो आप सोचे होंगे कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी तो बराबर होता है, मतलब आप ये नहीं सोचे होंगे, लेकिन आप ये सोच सकते थे कि जहाँ रिफ्लेक्सिव होगा वो तो आइडेंटिटी होगा ही। लेकिन अगले ही क्वेश्चन में हमने उसको भी गलत कर दिया कि भाई ये देखो ये वाला रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। कुछ लोगों के मन में भ्रम रहता है कि जो रिफ्लेक्सिव होगा वो तो आइडेंटिटी होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये वाला रिफ्लेक्सिव है लेकिन क्या आइडेंटिटी है? नहीं है। ठीक है, नोट करिए। चलिए भाई, अब हम देखेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशंस या सममित संबंध। ठीक है, अब देखो सममित संबंध क्या होता है। मान लो कोई ऑर्डर्ड पेयर आपका कुछ ऐसा है A1, A2, या यूँ कहें कि A, B, सिंपल सी बात। ठीक है, A, B, ठीक है, ये रिलेशन R से बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन R में ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, देन या इम्प्लाइज दैट, ठीक है, अगर ये है तो ये और ये भी है, क्या ये भी है भाई, ये है जैसे A, B है, तो अगर B, A भी हो, ठीक है, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A, भाई सेट A की ही तो बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं भैया, सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे अगर किसी रिलेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो भैया ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, उसमें अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बन रहा है कि 1 2 तो 2 1 भी बने, 2 3 बन रहा है तो 3 2 भी बने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशन आपका ऐसा है कि 1, 2 है, क्या है भाई, 1, 2 है, 2, 1 है, ठीक है, 1, 1 है, 2, 2 है, और क्या 3, 3 है। ठीक है, चलो देखो एक रिलेशन हमने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, ऐसा लिख दिया, क्या 1, 2। अब चेक करो, हमसे क्या बोला कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, क्या जो भी ऑर्डर्ड पेयर, अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। चेक करो भाई, अगर हमारा 1 2 है तो क्या 2 1 है, 2 1 है, क्लियर है। अगर 1 1 है तो क्या इसका अपोजिट 1 1 है तो भाई एक ही बार तो लिखेंगे किसी भी सेट। भैया सेट ये क्या रिलेशन भी एक प्रकार का समुच्चय ही तो है, रिपीटेशन तो होती नहीं, तो 1 1 एक ही बार तो आएगा। ठीक, चलो 2 2 है तो 2 2 भी है, चलो 3 3 का 3 3 भी है। तो क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है, तो यस सिमेट्रिक है। अच्छा, यहाँ अगर रिफ्लेक्सिव हमको चेक करना हो, देखो अगर यहाँ हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, जितने भी इसके एलिमेंट हैं सेट के सबके डबलेट बनने चाहिए। तो देखो 1 का बन रहा है, यस 1 का डबलेट, 2 का डबलेट बन रहा है, 3 का डबलेट बन रहा है, 4 का डबलेट नहीं बन रहा है। भाई ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या भैया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। थोड़ा नीचे हो गया क्या, लाइन में लिख देते हैं, क्या भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये आप समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, वो P बन गया ना चलो कोई नहीं, आप सुन तो रहे ही हो। चलो देखो, मान लो एक रिलेशन हमने आपको ऐसा दे दिया, कैसा दे दिया, कोई रिलेशन हमने आपको ऐसा दे दिया 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 दे दिया। अब ऐसा रिलेशन हमने आपको दे दिया, जरा चेक करो क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। तो 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 होना चाहिए है, 2 2 है इसका उल्टा 2 2 है, 3 3 है, यस 3 3 है, 4 4 है। तो क्या ये सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में इस समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उन सबके डबलेट होने चाहिए। तो देखो 1 का भी डबलेट है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। क्या भैया, ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो क्या अगर हम आपसे ये कह दें,
अगर हम आपसे ये कह दें कि बताओ आइडेंटिटी बताओ, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो देखो जरा ध्यान से, सेम है सब, तो ये आइडेंटिटी भी है, ये रिलेशन क्या आइडेंटिटी भी है। ठीक है, चेक कर लो है। अच्छा, इसमें अगर आइडेंटिटी चेक करना होता तो नहीं था, ये देखो ना 1 2 है, इक्वल ही नहीं है, पहले ही गलत हो गया। आइडेंटिटी तो नहीं है ऊपर वाला, नीचे वाला है। देखो एक रिलेशन हमने ऐसा लिख दिया, कैसा रिलेशन लिख दिया, मान लो हम लिख देते हैं, कैसा रिलेशन हम आपको बना दें, ठीक, देखो मान लो हमने बना दिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 4 4, ऐसा बना दिया। उसके बाद क्या 2 1 1 2 और 2 3 हमने बना दिया। ठीक है, ऐसा रिलेशन नीचे दिख रहा है। चलो ऐसा रिलेशन बना दिया। चलो चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या भाई, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखो 1 1 है तो 1 1 का अपोजिट 1 1 है, 2 2 का अपोजिट 2 2 है, 3 3 का अपोजिट 3 3 है, 4 4 है। ठीक है, 2 1 तो 1 2 है क्या, यस 1 2 है। 2 3 क्या 3 2 है, चेक कर लो पूरे में 3 2 है क्या, नहीं है। तो भाई सिर्फ इसके कारण ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या भैया, ये सममित नहीं है। क्या, ये सममित नहीं है। अच्छा, अगर हमको चेक करना हो क्या, रिफ्लेक्सिव चेक करो। यहाँ बताओ स्वतुल्य है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या, एक्चुअली ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करना है। चलो मान लो हम उससे क्या बोल दिया रिफ्लेक्सिव चेक करो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए भाई, जितने हैं सबके डबलेट बनने चाहिए। 1 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी हमसे बोल दिया, बताओ चेक करो आइडेंटिटी है क्या। तो आइडेंटिटी के लिए क्या, दोनों जो दोनों आते हैं भाई, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आए उसके जो दोनों अवयव बराबर होने चाहिए। यहाँ बराबर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। ये वाला तो नहीं है आइडेंटिटी भाई, ये वाला जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं है। क्या, वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक अच्छा लगा होगा। चलिए भाई, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की, मतलब संक्रामक संबंधों की बात करेंगे। तो मानिए कि आपके पास मान लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है जो कि रिलेशन आर से बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन आर से है। एंड इसके साथ क्या एक ऐसा हो जाए कि बी कॉमा सी भी एक ऑर्डर्ड पेयर हो क्योंकि रिलेशन आर से हो, मतलब एक क्रमित युग्म में हो क्योंकि रिलेशन आर से बिलोंग करता हो। कहने का मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, मतलब ये इसका दूसरा अवयव इसके पहले अवयव से मिलता जुलता हो। देन क्या भैया, या यूं कहें इम्प्लाइज क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा। कहने का मतलब ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, मतलब ये दोनों हैं तभी के केस में। कब, जब ये दोनों हैं तो ये भी होना चाहिए, तब तो वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि देखो एक रिलेशन हमने बना दिया, एक रिलेशन बनाया हमने क्या 1 2 भाई इसी से बना रहे हैं, ठीक है, और क्या 2 3 बना दिया, तो और उसके बाद क्या बना दिया 2 या हमने बना दिया 1 1 बना दिया। ठीक है, चलो कुछ भी बना सकते थे वहाँ। देखो ध्यान से, अब यहाँ 1 2 है, चेक करो 1 2 है, 2 3 है, तो भाई यहाँ 1 3 भी होना चाहिए, तब तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई क्या 1 3 है, यहाँ नहीं है, नहीं है ना, तो भैया ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है, बताओ, नोट करो क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एक रिलेशन हमने आपको बना दिया, क्या 1 2 बना दिया, और क्या बना दिया 2 1 बना दिया। ठीक है, 1 2 2 1 बना दिया और 1 1, ठीक है, और क्या 2 2 3 3 और क्या 1 3। चलो ये रिलेशन हमने बना दिया। आप चेक करते ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलो देखो, जैसे 1 2 है ना, तो और 2 1 है, देखो दोनों हैं 1 2 और 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। ठीक, और आगे देखते हैं 2 2 है, लेकिन 2 समथिंग है, देखो 2 2 है और यहाँ 2 1 है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से भाई, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से इन दोनों को चेक किया 1 2 और 2 1 बना 1 1। अब यहाँ देखो 2 2 है, तो 2 समथिंग है, क्या चेक करो, ये है 2 ये 1, तो 2 2 2 1 क्या बनाएगा,
2,1 ही तो बनाएगा। चेक करो 2,2 अगर है हमारे पास क्या 2,2 और 2,1 है तो ये क्या, इससे क्या बनना चाहिए 2,1 ही तो बनना चाहिए, तो 2,1 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 3,3 देखो 3,3 है, इसके बाद कोई और 3 होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 1,3 चेक करो, 1,3 चेक करो तो 1,3 के बाद 3, समथिंग होना है क्या, 3,3 है। ठीक है, तो देखो जब आपने कहा कि 1,3 है और 3,3 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये है, तो भाई 1,3 बनना चाहिए, इससे है क्या 1,3 ये है, वापस से यही है, तो भाई ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, ये ट्रांजिटिव है। चेक कर लो भाई, सबका बनाकर देख लो, 1,2 2,1 तो 1,1 बनना चाहिए है, 2,2 यहाँ है और 2,1 यहाँ है। ठीक है, तो 2,2 2,1 क्या देगा, 2,1 ही तो देगा भाई, 2,2 2,1 क्या देगा, 2,1 देगा, तो 2,1 है। ठीक है, 3,3 है और यहाँ 1,3 है, तो देखो 1,3 और 3,3। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल है ना भाई, इसको ऐसे लिख दिया 1,3 और 3,3 क्या देगा हमको, 1,3 देगा ना, तो 1,3 है, ट्रांजिटिव है। चलो एक और चेक करते हैं, एक कोई रिलेशन हमने लिख दिया ऐसा 1,1 2,2 3,3 4,4। अब बताओ ये ट्रांजिटिव है या नहीं है भाई, ये रिफ्लेक्सिव तो है, आपको दिख रहा है रिफ्लेक्सिव भी है, ये आइडेंटिटी भी है, क्या ट्रांजिटिव है, तो चेक करो 1,1 है, इसका दूसरा अवयव किसी ऑर्डर ट्रिपलेट या किसी क्रमित युग्म के पहले एलिमेंट पहले अवयव से मैच करता है क्या, 1, समथिंग है क्या, नहीं है, चलो इसको छोड़ दो। 2,2 है, 2, समथिंग है क्या, नहीं है। 3,3 और 3, समथिंग है कहीं, नहीं है। 4,4 किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में 4, है, नहीं है। तो भैया हमने क्या कहा, ये हो और ये भी हो तब ये हो, सिर्फ अकेला ये हो और ये ना हो तो फिर ट्रांजिटिव का कोई सवाल ही नहीं उठता, वो ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। देखिए ट्रांजिटिव कब होगा, इससे ज़्यादा जरूरी है ट्रांजिटिव कब नहीं होगा ये समझना, समझिएगा। अगर ये है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है, और ये नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिर्फ एक कंडीशन, इससे पहले, ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन, फिर से समझिएगा, क्या ये हो और ये हो और ये ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये हो और ये ना हो तो ट्रांजिटिव कोई सवाल ही नहीं उठता, वो ट्रांजिटिव ऑलरेडी है। ठीक है, ये हो ये ना हो भाई तो भी क्या, वो ट्रांजिटिव होगा। कहने का मतलब सिर्फ ट्रांजिटिव कब नहीं होगा ये याद रखिए बस, कि ये दोनों हो और ये ना बने तो ट्रांजिटिव नहीं होगा बस। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन, इतना याद रखिएगा। चलिए इसको नोट करिए, ट्रांजिटिव हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता संबंध। ये क्या होता है, देखिए कोई संबंध, अगर कोई संबंध रिलेशन आर, ठीक है, कोई रिलेशन आर क्या ट्रांजिटिव हो, सॉरी शुरू से शुरू लिखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो, क्या रिफ्लेक्सिव हो, प्लस क्या सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक हो प्लस ट्रांजिटिव हो, क्या हो ट्रांजिटिव हो। अगर कोई रिलेशन, कोई संबंध ऐसा है कि वो तीनों हो, क्या रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, ऐसे संबंध को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, या यूं कहें कि तुल्यता संबंध बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक होता है ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है, ट्रिवियल रिलेशन, इसको बोलते हैं क्या भैया, तुच्छ संबंध, तुच्छ संबंध भी बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा कभी कभी बोल रहे हैं, जो आपका नल रिलेशन होता है या इम्पटी रिलेशन होता है, ठीक है, इम्पटी रिलेशन, ठीक है, और क्या कहते हैं एक यूनिवर्सल रिलेशन। कभी कभी इनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिवियल रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक चीज इसमें रह गई है, इनवर्स रिलेशन आपको नहीं बताया बस। ठीक है, अभी इसको बताते हैं, इसको नोट करिए, इनवर्स रिलेशन इसके बाद बताते हैं, नोट करिए। चलिए भाई अब देखते हैं इनवर्स रिलेशन क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन आर ऐसा है, ठीक है,
रिलेशन आर ऐसा है, कैसा है, ए से बी में है, ठीक है। आपने इस रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया, बोला कि ए कॉमा बी, ठीक है, हमने बोल दिया ए कॉमा बी, ठीक है। ये क्या है, इसका ऑर्डर ट्रिपलेट है, ठीक है। और या तो यूँ कहें कि भाई सिंपल सी बात है, इसको ऐसे ना लिखकर ऐसा लिख दिया हमने, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए क्या, रिलेशन आर से। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ, क्लियर है। अब देखो, अब अगर हमको इनवर्स रिलेशन देखना है, क्या इनवर्स ठीक है, इनवर्स रिलेशन देखना है तो उसको आर इनवर्स से लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो आर इनवर्स, जब ये रिलेशन कोई ए से बी में होता है तो इनवर्स रिलेशन जो होता है वो बी से ए में हो जाता है, क्या, बी से ए में हो जाता है, ठीक है। तो जब अब आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो ए कॉमा बी नहीं बनेगा, वो बी कॉमा ए बनेगा। क्या बनेगा, बी कॉमा ए बनेगा उस रिलेशन इनवर्स का, ठीक है। आर इनवर्स का वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। यहाँ ए और बी देखिएगा, यहाँ ए और बी, ए बिलोंग करता है ए से और बी बिलोंग करता है सेट बी से, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ भी होगी, क्या, ए बिलोंग करेगा सेट ए से और बी बिलोंग करेगा सेट बी से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, बता चुके हैं क्या इनवर्स रिलेशन, चलो बताए होंगे तो भी ठीक, नहीं बताए होंगे तो भी ठीक। देखिएगा ध्यान से, इसका ध्यान से देखो, इसका जो डोमेन होगा, क्या भाई, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा, और इसका जो डोमेन होगा, इसका क्या, दूसरा एलिमेंट। और क्या, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम कोई सेट ये बना देते हैं, मान लो कोई रिलेशन ये बना देते हैं, ध्यान से देखो, इसके लिए एग्जांपल से बेटर रहेगा समझना। कोई रिलेशन ये बना देते हैं, 1,2 है, और क्या है, 3,4 है, या यूं कहें कि हमने इसको ऐसा लिख दिया 1,A और 2,B 3,C, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशन हमने बता दिया, क्लियर है। अब आर इनवर्स जो आएगा, क्या आएगा, आर इनवर्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये A,1 हो जाएगा, B,2 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, B,2 हो जाएगा और C,3 हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जो डोमेन आएगा आर का वो क्या आएगा, देखो डोमेन आर का डोमेन पहला एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और जो रेंज आएगा आर का, रेंज आएगा आर का, वो किसके इक्वल होगा, क्या, ए बी सी, यही तो होगा भैया, परास ए बी सी, ठीक है। अभी देखो, जब हम बात करते हैं डोमेन आर इनवर्स की, क्या, डोमेन, ठीक है, आर इनवर्स की, ठीक है, इनवर्स रिलेशन की डोमेन की बात करते हैं तो इसकी डोमेन ए बी सी आएगा, क्या, ए बी सी आएगा, ठीक है। और इसकी रेंज की बात करते हैं, क्या, इसकी रेंज की, आर इनवर्स की रेंज की बात करते हैं तो ये क्या आएगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 आएगा। तो कायदे से देखो तो जो रिलेशन आर की जो डोमेन होती है वही रिलेशन आर इनवर्स की, ठीक है, रेंज होती है, चेक कर लो। तो हम लिख सकते हैं क्या, चेक करो भाई, क्या हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेंगे, हमें यकीन है। या यूँ कहें, इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर हम इसी में हटा देते हैं, ऊपर वाला पोर्शन हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखना ध्यान से, हम बोल सकते हैं क्या कि डोमेन ऑफ आर इक्वल होगा रेंज ऑफ आर इनवर्स के, बताओ, डोमेन ऑफ आर रेंज ऑफ आर इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक। और जो रेंज होगा आर का, रेंज होगा रिलेशन आर का, वो इक्वल होगा डोमेन आर इनवर्स के, क्या, ठीक है। तो एक बात समझ में आई भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लो, ठीक है। एक बात हमको ये समझ में आई कि जो रिलेशन आर का डोमेन है वही रिलेशन आर इनवर्स का क्या है, रेंज है, ठीक है। और जो रेंज है रिलेशन आर की वही है डोमेन रिलेशन आर इनवर्स की, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इसको नोट करिए,
ठीक है। तो आज इस क्लास, अच्छा एक बात और बता देते हैं, अब आर इनवर्स बताए ही हैं, ठीक है, और सिमेट्रिक भी बता चुके हैं, तो इसमें एक कहानी और जोड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई इफ, एक नोट बनाकर ऐसे, इफ अगर कोई रिलेशन आर इनवर्स आर के बराबर हो जाता है, क्या भाई, कोई रिलेशन आर इनवर्स आर के बराबर हो जाता है, तो वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या, जो आपका आर है वो कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। आर कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। आर इनवर्स अगर आर के बराबर है, ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, कहने का मतलब ये जो बन रहा है भाई, ए कॉमा बी जो है आपका रिलेशन हमने हटा दिया, लेकिन ए कॉमा बी बराबर हो जाता है बी कॉमा ए की, यही तो सिमेट्रिक में पढ़ा था। तो अगर आर इनवर्स आर के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब वो कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, अगले टर्न पर इस पर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन पर चलेंगे, रिलेशन के भी करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी करेंगे, ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर के भी करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।